हिपोक्रेसी और दुगलापन में अगर तुम्हें फर्क ढूंढना है तो तुम्हें इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। भला इंडियन पॉलिटिक्स कैसे हिपोक्रेसी और दुगलापन को डिफाइन कर सकता है? इन ऑपोजिशन लीडर्स की ट्वीट्स को देखिए जहां वो लोग ईवीएम हैकिंग को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हैं एंड इन सवालों को काउंटर करने के लिए बीजेपी लीडर्स आर मॉकिंग देम। ये है दुगलापन। अब सिनेरियो को चेंज कर लेते हैं, चले जाते हैं यूपीए रूल के अंदर, यानी 2004 से लेके 2014 की बीच। इन टाइम पे इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट रूल कर रही थी। जब सेकंड टाइम यूपीए गवर्नमेंट 2009 में इलेक्ट होके आती है, उसकी बाद इंडिया की एक्स होम मिनिस्टर LK आडवाणी ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं बैक टू 2024, जहां उनकी पार्टी की नेता ईवीएम की बचाव में अपने बयानबाजी कर रहे हैं। दिस इज हिपोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स। इलेक्शन हारने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन के रिश्ता को तुम कैसे डिफाइन करोगे? पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक सवाल उठाती है, इज ईवीएम सेफ? इज दिस पॉसिबल टू हैक ईवीएम? अगर मैं बोलूं ईवीएम को सच में हैक करना पॉसिबल है, यह है कंट्रोलर यूनिट और ये ईवीएम की मेन पार्ट है। इसमें सब बूथ को काउंट किया जाता है। इसमें जो ओरिजिनल डिस्प्ले है, इसमें कैंडिडेट्स की बूथ्स शो होता है। अगर कोई इस डिस्प्ले को स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला डिस्प्ले से रिप्लेस कर दे, इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ईवीएम जो टेक्नोलॉजी बेस करके बनाया जाता है, उसको वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप के अंदर सब कुछ डाटा सेव होता है। अगर कोई इस वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप की आगे कोई और चिप लगा दिया जाए तो इससे डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड ये सब इतना सिक्योरिटी के अंदर होता है कि किसी भी ईवीएम को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर की सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर वो लोग सवाल पूछ रहे थे एंड उसके साथ साथ पार्लियामेंट की कार्यक्रम सही से नहीं होने दे रहे थे। इसी कारण से इनको सस्पेंड कर दिया गया। 143 जो नंबर है वो टोटल पार्लियामेंट की 19% के करीब होता है। विपक्ष में रहने वाले 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। एज ए हेल्दी डेमोक्रेसी 143 मेंबर्स को सस्पेंड करना एंड उसके साथ साथ सरकार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल को भी पास कर देती है, एब्सेंस ऑफ 43% ऑफ द MPs। इंटरनेट में कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे एक ऐसी कानून के बारे में पता चला जो सिटीजन्स की लॉयल्टी कंट्री की अथॉरिटी से पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। क्या है वो कानून? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसफा एक्ट के बारे में, जो आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर देता है। अगर किसी के ऊपर शक हो तो तुरंत मारने की भी ऑर्डर दिया गया है। ये एक्ट जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट में लागू है। एज ए रिजल्ट नागालैंड में अलगारवादी की शक में 13 इनोसेंट लोगों को मार दिया गया था। अगर कोई इनोसेंट को मार दिया जाए तो उसकी फैमिली की लॉयल्टी कंट्री के ऊपर से हट जाने की भी चांसेस है। आर्टिकल्स को देखिए। यस, इन आर्टिकल्स इंडिया की उधार के बारे में बात कर रही है। यानी अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपीज है तो इसमें 81 रुपीज इंडिया को एज ए उधार लौटाना है। लेकिन इतना ज्यादा उधार क्यों बढ़ा? कि मेजर एक रूल जाता है कोविड-19 को। कोविड-19 आने के बाद गवर्नमेंट ने फ्री की राशन से लेके हेल्थ केयर तक सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया। इसी कारण से इंडिया की डेप्थ बढ़ती गई। IMF ने यह भी प्रेडिक्शन किया है कि आने वाले टाइम पे यानी 2028 तक हमारी 100 रुपए जीडीपी के अंदर 100 रुपए उधार भी हो सकता है। एंड दिस क्लेम मे बी फॉल्स इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रहा है। RBI जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मेजर डायरेक्शन सेट करता है, वो कैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने से रुकवाता है। समझ लो तुम दुकान में राशन खरीदने गए हो एंड उसमें बहुत सारे और भी लोग आए हैं कि वो खरीदे। ज्यादा कस्टमर देखने के बाद ऑटोमेटिकली सेल्समैन प्राइस बढ़ा देता है, जिससे आप उस राशन को महंगे दाम से लेते हो। जो एक्स्ट्रा लोग लाइन में खड़े होकर उस चीज को खरीदने के लिए आए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग लोन लेके भी वो चीज खरीदना चाहते थे। लेकिन तब RBI लोन की प्राइस बढ़ा देता है एंड जिससे वो लोग कमोडिटी को नहीं खरीदते हैं एंड वो देखने के बाद सेल्समैन रिजनेबल प्राइस में आपको वो चीज दे देता है। ये था एक सिनेरियो, कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। एंड दूसरा सिनेरियो समझ लो, लोग किसी चीज को खरीदना ही नहीं चाहते क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तब RBI जो लोन इश्यू करेगा वो कम इंटरेस्ट पे होगा ताकि लोगों के पास पैसा जाए एंड लोग कमोडिटी को खरीदे एंड एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छा हो जाता है। इकोनॉमिक्स की 2-4 आर्टिकल पढ़ने के बाद एक ऐसी कॉन्सेप्ट को मुझे समझ आया जिसमें दूसरों के साथ अगर बुरा करोगे तो अपना फायदा होगा। वो क्या डार्क प्रिंसिपल है? तुम्हें पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे डोमिनेंट करेंसी US डॉलर है एंड US डॉलर जब ग्रो करता है यानी वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तब डेवलपिंग नेशंस की करेंसी की वैल्यू गिरने लगता है। उससे बचने के लिए वो सब कंट्रीज एक ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं जिसके बाद US डॉलर अपने पुराने जगह में लौट आ जाता है। वो कंट्रीज अपने सेंट्रल बैंक से फॉरेक्स रिजर्व को मार्केट में फैला देते हैं एंड एज ए रिजल्ट US डॉलर की डिमांड कम हो जाता है। इस मेथड को करेंसी मैनिपुलेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल लॉ और IMF के हिसाब से ये सब करना इलीगल है। इसी साइड जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाया था, अब उसकी सिचुएशन
सिचुएशन ऐसा हो गया कि उसको सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। एक टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप से लेके इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था इस साइट ने, लेकिन आज इसकी दिवालिया निकालने वाला है। ऑलमोस्ट 85% वैल्यूएशन वो कंपनी लॉस कर चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बायजूस, इंडिया में ऑनलाइन लर्निंग को पॉपुलर किया था। बायजूस की वैल्यूएशन $23 बिलियन से आज $3.4 बिलियन हो चुका है। एआई से रिलेटेड यूट्यूब में मेजर पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला जिसके थ्रू एआई हमारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एआई मशीन लर्निंग और ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज गेन करता है। आने वाले टाइम पे एक ऐसा भी टाइम आ सकता है जिसके थ्रू एआई उतना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है कि वो ह्यूमन की तरह समझना शुरू कर जाए। तब एआई अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए भी कदम ले सकता है, जिसके थ्रू एआई ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए डेंजरस बन सकता है। एंड इस चीज को काउंटर करने के लिए अर्थ इविल नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है कि वो ऐसी कोई डेंजरस चीज ना बना डाले जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए डेंजर हो। इन हैशटैग को नोटिस करिए, फ्रॉम फेसबुक टू ट्विटर एवरीवेयर इज ट्रेंडिंग बॉयकॉट मालदीव्स। बट व्हाई? कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जब पीएम मोदी ने कुछ पिक्चर को ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, तब मालदीव्स की कुछ ऑफिशियल्स पोस्ट की रिप्लाई में कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। अगर मालदीव्स की हिस्ट्री की बात करें तो वो हमारे इंडिया के साथ हमेशा इंडिया के एक अच्छे एलाय रहा है। इंडिया के कुछ मेजर पॉलिटिशियंस ने कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दिए 2018 में। उस टाइम में मालदीव में प्रो चाइना मूवमेंट पॉपुलर हो रहा था एंड दिस controversies may be pre-planned by Maldives government because वो लोग चाहते हैं कि चाइना के साथ संबंध अच्छा बने और इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए मालदीव एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह है। इंडिया और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी के बीच में सबसे ज्यादा खुश है तो चाइना ने इस मौके को चौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आई एम होपिंग दैट इंडिया की रिलेशन मालदीव्स के साथ अच्छा बने एंड मालदीव्स हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2013 की एक ऐसी प्रोजेक्ट जिसको क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। अपोजिशन पार्टी से लेके आदिवासी तक सब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, लेकिन ये एक ऐसा सक्सेस बना जो इंडिया की टूरिज्म हिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है। 3000 करोड़ रुपीस खर्च करने के बाद एक ऐसी प्रोजेक्ट को बनाया गया जो इंडिया की टूरिज्म हिस्ट्री के लिए एक बड़ा स्टेप था। क्रिटिक्स तो ये भी कह रहे थे कि अगर इस पैसे को एफडी में डाला होता तो टिकट सेलिंग से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता। स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से एक ऐसी इकोनॉमिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो 3000 करोड़ से भी ज्यादा फायदा दे रहा है। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे डेंजरस पेपर्स। क्या था इतना टॉप सीक्रेट? इन पेपर्स की वजह से बहुत सारे लोग जान गंवा चुके हैं एंड बहुत सारे लोग जान गंवाएंगे भी। दिस पेपर्स आर द पेपर्स ऑफ ज़ायोनिस्ट आइडियोलॉजी जो क्लेम करता है कि पैलेस्टीन को पूरी तरीके से कब्जाना। ये है टी हजल, ये था ज़ायोनिस्ट आइडियोलॉजी की फाउंडर एंड नेशनल हीरो ऑफ इजराइल एज वेल एज US and through Israel US control Middle Eastern politics। इस Zionist ideology की वजह से millions of Palestinians lost their home as well as their loved one। अमेरिका वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के बावजूद इस ऐप से डरे हुए है। क्या है ये ऐप? ये ऐप यूएस की सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स को डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहा है। यूएस चाह के भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। दिस इज एन एल्गोरिथम ऑफ इंटरनेट व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट जेन ज़ी जनरेशन ऑफ यूएस थ्रू promoting nudity and homosexuality types content। Yes, I am talking about TikTok। सिर्फ यूएस की प्रॉब्लम नहीं है, जिन जिन कंट्रीज में टिकटॉक अलाउड है वह ऐसे टाइप्स की कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। ऑन दी ऑपोजिट चाइना में सेल्फ हेल्प एंड एजुकेशनल टाइप्स की कंटेंट हाईली रिकमेंड करता है टिकटॉक अपने एल्गोरिथम में। बिकॉज ऑफ क्रिटिकल कोर्ट प्रोसेस यूएस गवर्नमेंट चाह के भी टिकटॉक को बैन नहीं कर पा रहा। सोचा था कभी एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके कारण लाख्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेपन इंडस्ट्री। वर्ल्ड में ज्यादातर जो कंट्रीज ह्यूमैनिटी की डेंडर पीटते हैं वही सबसे ज्यादा ह्यूमन किलिंग में इन्वॉल्व है। अगर तुम वर्ल्ड की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करो तो वो $1 ट्रिलियन की आसपास है। हर साल ऑलमोस्ट $200 बिलियन की वेपन्स की ट्रेड होता है। अगर तुम वर्ल्ड की टॉप 5 वेपन इंडस्ट्री के बारे में बात करो तो उनमें से 80% आर फ्रॉम यूके और यूएस। तुमने कभी सोचा है अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लेता है तब क्या होगा? हालांकि ईरान जितने भी बार न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश करता है उसके साइंटिस्टों को मार दिया जाता है यूएस या फिर इजराइल द्वारा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लेता है तब राइवल्स ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हुतीस को भी न्यूक्लियर वेपन्स दे देगा। मुझे इस पॉइंट इलॉजिकल लगता
सकता है, कौन सी कंट्री ऐसा है जो न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को दे देगा। तुम्हें पता होगा कि मिडिल ईस्ट में एकलौता इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन एंड उसकी वजह से इजराइल मिडिल ईस्ट में डोमिनेट करता है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है तब ये डोमिनेशन कम हो जाएगा, इजराइल के साथ साथ यूएस की डोमिनेशन भी कम होने लगेगा।